माँ क्यों परेशान है, अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ क्यों परेशान है, माँ अपनी किस्मत पे हैरान है। तो दो दिल की बहार, नानक दुखिया सब सकता। क्यों भाई बादल, क्यों भाई मोती, मैं सच कहता हूँ, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। आदाब, नमस्कार। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम फिर आपका इस्तकबाल करते हैं और अपने मजमून का, अपने जो बंगाल में इंसान की ज़िंदगी जो है बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक किसी न किसी इंटरटेनमेंट को खोजती रहती है, किसी न किसी इंटरटेनमेंट से जुड़ी रहती है। उसी सिलसिले में हम अपने बंगाल की बात कर रहे थे और बंगाल की ही बात पे ख़त्म भी करेंगे। तो आप सबको जैसा कि पता है कि 25 जुलाई को हमारे बंगाल के बहुत ही बड़े कॉमेडियन, बहुत बड़े अनाउंसर शकील अंसारी साहब को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में उसी की वजह से ये सारी प्रोग्राम जो है हमारे दिल दिमाग में आया और मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो शकील भाई, फिर मैं आपको बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं फ़िल्मी दुनिया में। और फ़िल्मी दुनिया में चूँकि ये इसकी शुरुआत जो है वो बोलती फिल्म की पहली फ़िल्म जो बनी थी वो उसका नाम था आलम आरा। और आलम आरा के बनने के बाद आज तक यानी 2026 तक न जाने कितनी फिल्में बनी और ऐसी ऐसी फिल्में बनी, एक से एक फिल्में बनी। लोग हंस हंस के लोटपोट होने लगे, ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने आई कि दिल जो है आश्चर्य करने लगा और हॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा हॉल जो है बनने लगे और भरने लगे। और हमारी जितनी जो ऑडियंस थी थिएटर की और दूसरे इंटरटेनमेंट की, वो सब खाली होने लगे और सब के सब जो है तब्दील हो गए फिल्मी दुनिया की तरफ। और फिल्म जो है उसने समझिए कि हर तरह के इंटरटेनमेंट को खा लिया, क्योंकि हर तरह की इंटरटेनमेंट फिल्म जो है इंसान को दे रहा था। तो इसलिए इंसान जो है उसी तरफ ज़्यादा रुजू हो गया। खैर, इस फिल्म में जिन लोगों ने काम किया था उसमें से अब बहुत सारे लोग चले गए, मैं उन्हीं की पहले बात कर रहा हूँ। मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म तो अभी भी बनेगी, बहुत बनेगी, लेकिन जिन लोगों ने खिदमत की, जिन लोगों ने काम किया था और जिन लोगों ने आज हिंदुस्तानी फिल्म को इतना बुलंदगी दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कुछ नाम आपके सामने रख रहा हूँ, उम्मीद है कि आप मुझसे ज़रूर। अब हमारे साथ नहीं रहे फिल्मी दुनिया के ये लोग: पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी, बेला सानी, मोतीलाल, याकूब, गोप, दिलीप कुमार, फिरोज़ खान, राज कपूर, अजीत, देवानंद, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, देवानंद, विनोद खन्ना, राजकुमार, संजीव कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, प्राण, जीवन,
विजय आनंद, प्रेमनाथ, मनोज कुमार, कुलभूषण खरबंदा, अमजद खान, भगवान, महमूद, जॉनी वाकर, जगदीप, बिमल रॉय, गुरुदत्त, के आसिफ, AR कारदार, M सादिक, महबूब खान, राज खोसला, सुरैया, गीता बाली, शकीला, मीना कुमारी, साधना, मधुबाला, नूतन, टुनटुन, शंभू मित्रा, नज़ीर हुसैन, भारत भूषण, जॉय मुखर्जी, कैफी आदमी, शकील बदायूनी, राजा मेहंदी अली ख़ान, मजरू सुल्तानपुरी, अनजान, आनंद बख्शी, राजेंद्र कृष्ण, नौशाद, शंकर जयकिशन, जयदेव, रोशन, लक्ष्मी कांत, और सरदार मलिक जैसी शख्सियतें जिन्होंने हिंदी फिल्मों का आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया। और साथ ही साथ उसके बाद नंबर आता है हमारे उन गुलकारों का जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसने सबसे ज़्यादा जो है हिंदी फिल्मों को अपनी आवाज़ के ज़रिया सारी दुनिया में पहुंचाया और मकबूल आम करवाया। उसमें से जो बहुत ही बड़े नाम थे वो गुज़र गए हैं। और चूँकि ये दुनिया तो थमती नहीं है, दुनिया का नाम है चलना, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, फिर कोई नई सारी बहुत सारी आवाज़ें आती रहेंगी, इसी तरह ये दुनिया चलती रहेगी। तो दोस्तों, जो नहीं रहे उसमें से हमारे सबसे पहले तो हमारे सबसे मशहूर केएल सहगल साहब, उसके बाद जो है आपकी नूरजहां जी, उसके बाद आपकी वो लता मंगेशकर, आशा भोसले, शमशाद बेगम और मुकेश जी और किशोर कुमार, सुमन कल्याणपुर, गीता दत्त, हुमा देवी, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी, और नए लोगों में से मोहम्मद अज़ीज़, जिन्होंने फिल्मी दुनिया को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया, अपनी आवाज़ का जादू जगाया और ताक़याम मत्ती इनकी आवाज़ें जो है इनकी गूंजती रहेंगी जब तक हिंदी फिल्म बनती रहेगी, जब तक हिंदी की ज़िंदगी जो है इल्बाम जो है उसे पसंद करते रहेंगे, यकीनन ये आवाज़ हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो दोस्तों, और मैं आपको बताता चलूँ कि शकील अंसारी साहब, हम तो चूँकि आपको अवार्ड मिल रहा है उसी सिलसिले में ये प्रोग्राम है मैंने सजाया है। तो बंगाल में जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो हमारे थिएटर वगैरह तो ख़त्म होने लगे और मौसीकी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। और सबसे पहले मैं बंगाल में बताता हूँ कि हिंदी गानों की शुरुआत जो है प्रोग्राम का वो शुरू किया था हमारे महमूद बारी साहब ने। उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाया था,
आपका एक लोटस एमेचर क्लब और एक प्रभात एमेचर क्लब, इसमें उन्होंने कई तरह के प्रोग्राम, कुछ ड्रामे भी, कुछ कॉमेडी भी, और कुछ गाने भी, और मौसीकी भी, और थोड़ा सा डांस वगैरह करके उन्होंने शुरू किया, और इतना मकबूल होने लगा कि बस समझिए कि हर कोई चाहता था कि ये प्रोग्राम जो किया जाए। उस ज़माने में लियो क्लब, लायंस क्लब और तमाम बैंक और तमाम बड़े बड़े जो कारखाना हैं, वो लोग अपने प्रोग्राम किया करते थे एनुअल फंक्शन में। उस वक्त बंगला ड्रामा, हिंदी ड्रामा, उर्दू ड्रामा, सारे ड्रामे को खेला करते थे। लेकिन जब ये गानों का सिलसिला शुरू हुआ, म्यूज़िक का सिलसिला हुआ, तो वो जगह जो है वो सारे प्रोग्राम जो है उनकी तरफ चले गए, और ये सारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी वो दम तोड़ने लगी। तो उसके बाद जो है इसकी मकबूलियत, इतने प्रोग्राम, सैटरडे संडे कोई भी हाल ऐसा नहीं था जहाँ खाली होता। कभी सुबह भी हो रहा, दोपहर को भी हो रहा, शाम को भी हो रहा, सब आर्टिस्ट बिजी थे, म्यूजिशियन बिजी थे। और साथ ही साथ जो है जब इसकी मकबूलियत देखी तो बहुत सारे बड़े बड़े होटल जो हैं उन्होंने भी जो है अपने यहाँ जो है ये रख लिया गाने वाले को और म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा को, ताकि उनका जो है बिज़नेस चले, और इस तरह से उनके होटल जो है देर तक खुलने लगे और उनकी आमदनी में भी इजाफा हो गया। उसी ज़माने में पैदा हुए जो हमारे बंगाल में जो सिंगर लोग आए इस दौर में, तो उसमें सबसे बड़ा नाम था उषा उत्थप जी का। एक होटल में वो गा रही थी, एक होटल में हमारे मुन्ना यानी अतीत भाई गा रहे थे, उसके बगल में पी राज जी गा रहे थे। शकील भाई आपको याद होगा ये सब नाम अच्छी तरीके से आपके ज़माने के हैं सब। एक में आयस राज गा रहे थे, एक में अमृत सिंह अरोड़ा जी गा रहे थे, उसके बाद इधर रोहित गा रहा था, और वो क्या नाम है नाथन जी गा रहे थे। उस कुछ गज़ल के भी प्रोग्राम हो रहे थे, एक किसी में ओम और प्याली जी जो है वो गा रही थी। कहीं पे जो है वो लड़कियों के बहुत सारे सिंगर्स के नाम मैं याद नहीं रखा हूँ, चूँकि मेरा जहन उधर लड़कियों के नाम को याद रखना मुश्किल करता है, तो मैं उनको छोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो है कुछ ये सब होटल में गाने वाले सिंगर थे और खूब नाम कमा रहे थे और खूब प्रोग्राम हो रहा था। लेकिन कुछ अलग से भी बहुत सारे ऐसे सिंगर थे जो होटल में नहीं गा रहे थे, लेकिन वो अपने प्रोग्राम वगैरह कर रहे थे। उसमें भी बहुत सारे नाम थे, जिसमें बहुत जो अहम नाम था वो सब नाम है, जैसे देवाशीष दास गुप्ता, उनकी बहन रत्ना दास गुप्ता। रत्ना दास गुप्ता बहुत ही अच्छी सिंगर थी, बहुत ही अच्छी आवाज़ थी, लेकिन बहुत ही जवानी में पता नहीं क्यों उन्होंने खुदकशी कर ली। खुदकशी की क्या वजह है आज तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद जो है वो उसी ज़माने में अलका याग्निक गा रही थी। अलका याग्निक जो है होटल वगैरह में या बाहर किसी मैदान के प्रोग्राम वगैरह में हिस्सा नहीं लेती थी। वो अपना बैंड लेकर के अब हॉल में, बड़े हॉल में ही प्रोग्राम करती थी। और इस तरह से हमारे यहाँ से अजीज़ साहब चले गए, अलका याग्निक गए, देवाशीष दास गुप्ता गए। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे सिंगर यहाँ से अपनी किस्मत आजमाने के लिए बम्बई चले गए। उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद वहाँ कुमार शानू जी चले गए और सुप्रिया पाठक, बाबुल सुप्रिया जी चले गए। और पहले तो वहाँ पर हमारे बड़े बड़े सिंगर मौजूद ही थे। तो दोस्तों इस तरह से ये गानों का सिलसिला ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन आपको याद होगा शकील भाई कि जब गानों का ये सिलसिला होता था तो उस ज़माने में जो है रेडियो सिलोन एक हुआ करता था, जिसमें एक प्रोग्राम आता था रात को 8 बजे बुध के दिन, जिसका कॉन्टेक्ट करते थे अमीन शानी जी एज ए अनाउंसर। और उनकी आवाज़, उनका तरीका, उनके बोलने के ये लतीफ़े और सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी, इतनी खूबसूरत थी कि गाने तो लोगों को रिकॉर्ड में भी मिल जाते थे, लेकिन वो जो अनाउंसमेंट था वो लोगों को इतना पसंद आता था कि रात को 8 बजे बुध के दिन हर आदमी अपना काम छोड़कर रेडियो के पास बैठ जाता था, आज अमीन शानी का बिना गीत वाला आ रहा। तो ये एज ए अनाउंसर जो है ये मेरे ख़्याल से तमाम लोगों के जहन में, जो लोग भी अनाउंसर बने हैं उनके दिमाग में वो अमीन शानी ज़रूर होंगे। आपके इसमें भी होंगे, आपने भी उनको सुना होगा, परखा होगा, उनके तरीके को जांचा होगा। और फिर मैं आपको बताऊं शकील भाई, चूँकि आपको
एज ए अनाउंसर, एज ए कॉमेडियन बहुत बड़े अवार्ड से आप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। तो आपको मैं याद दिलाता हूँ कि मैंने एक ड्रामा किया था शेख मुजीबुर रहमान, 71 के टाइम में था वो ड्रामा, और उस ड्रामे में को लिखा था मुनव्वर राना ने, और उसमें मुनव्वर राना ने ही मुजीबुर रहमान का किरदार अदा किया था। आपके वो बेग बगान के मोड़ पे जो है ये खुले ओपन में ये प्रोग्राम हो रहा था। उनकी आवाज़ सुन करके, उनका अंदाज़ देख करके वहाँ इतनी भीड़ जमा हो गई। जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो सब लोग मुनव्वर राना के पास दौड़े, किसी ने ऑटोग्राफ लिया, किसी ने शाबाशी दी, और बोला लगता था कि वो कि मुजीबुर रहमान खुद यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं, अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एक आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, और मुनव्वर राना भी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने हमारे थिएटर में ज़्यादा दिन काम नहीं किया। लेकिन वहाँ जब लोगों ने उनसे कहा कि आपकी आवाज़, उस ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा का आगमन हो गया था, तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत ज़्यादा मिलती है। वो बात उनके दिलो दिमाग में बैठी, और फिर उन्होंने उनकी फ़िल्मों का मुआयना किया, कुछ लते उनके डायलॉग्स वगैरह भी कुछ याद बात किए, और फिर उनकी ज़ुबान तो बहुत ही अच्छी थी और बहुत लतीफ़े उनको याद थे, बहुत अच्छे अच्छे अशार याद थे। बरजस्ता कोई भी शेर कह सकते थे, बरजस्ता कोई भी मुकालमा बोल सकते थे, बरजस्ता कुछ भी कर सकते थे, और उनका जो अंदाज़ था वो बहुत ही इतना उम्दा था कि लोग उससे मुतवज्जे। तो उन्होंने वो यहाँ पे एज ए अनाउंसर और कलकत्ता शत्रुघ्न सिन्हा के नाम से बहुत मशहूर हुए। इतना मशहूर हुए कि मैंने उनका देखा कि हावड़ा में एक प्रोग्राम था, तो 2 किलोमीटर तक हॉल तो खचाखच भरा हुआ था, 2 किलोमीटर तक दोनों साइड में लोग खड़े थे उसका एक झलक देखने के लिए। वो ओपन जीप में यहाँ से वो काला शॉल वगैरह ओढ़ करके, जाड़े का मौसम भी था, और खुले जीप पे गया तो वो लोग बस शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। तो दोस्तों, मकबूलियत इंसान को उसके काम से, उसकी मोहब्बत से, उसके खुलूस से, उसकी प्यार से मिलती है, और वो बहुत ही अच्छा इंसान। फिर न जाने क्या हुआ कि उन्होंने, बहुत ही अच्छा हुआ कि उन्होंने इससे किनारा कशी कर ली, और वो दूसरे इंटरटेनमेंट यानी शायरी की तरफ, मुशायरे की तरफ वो मुतवज्जे हो गए। और उन्होंने जिस तरह की शायरी की, जिस मकाम की शायरी की कि दुनिया के बेहतरीन चंद बड़े शायरों में उनका नाम आज लिया जाता है। वो भी इत्तेफाक से 2-4 महीने पहले, 1-2 साल पहले इनका भी इंतकाल हो गया। लेकिन यहाँ थिएटर की इसमें प्रोग्राम के वक्त वो उनकी 4 की उन्होंने एक जोड़ी बनाई थी, जिसमें वो खुद थे, मोहम्मद अजीज़ साहब थे, और रोशन भाई जिसे हम लोग तस्लीम खान के नाम से भी जानते हैं, वो मुकेश की आवाज़ में गाते थे, बहुत ही अच्छे सिंगर थे। और वो एक बुलबुल चक्रवर्ती हुआ करती थी, बहुत ही अच्छी डांसर थी, और हमारे साथ थिएटर में भी काम करती थी, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी थी। तो उनको लेकर के उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और चूँकि उनका डिमांड इतना बढ़ रहा था कि ज़ाहिर बात है कि जब डिमांड बढ़ता है तो अक्लमंद आदमी अपने पैसे भी बढ़ाता है। उसने उनके पैसे बढ़ाने की वजह से तमाम म्यूजिशियन का, तमाम आर्टिस्टों के भी जो है उस वक्त दाम बढ़ने लगे, और सबके अंदर एक खुशी की झलक नज़र आने लगी दोस्तों। और इस तरीके से वो एक अच्छा अनाउंसर हमारे सामने से चला गया, लेकिन उसकी यादें जिन लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं, कभी उन्हें फरामोश नहीं करेंगे। जैसे मैंने सुना है तो मैंने आज आपके सामने दोबारा उसकी रील आपके सामने घुमा दी हैं। तो और एक ये हुआ करते थे अनाउंसर, जिनका नाम था सकलैन हैदर, जो मुशायरा के बहुत बड़े अनाउंसर थे, लेकिन उनको म्यूज़िकल प्रोग्राम में भी एज ए अनाउंसर लिया जाने लगा, क्योंकि उनके पास भी वही लतीफ़े बहुत अच्छे थे, शार बहुत अच्छे कहते थे, ज़ुबान बहुत अच्छी थी, बरजस्ता कुछ भी कह सकते थे। तो ये आपको उनको भी याद होगा, और जब शायद आपने अपने इस फील्ड में कदम रखा तो ये सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में घूम रही होंगी, और फिर आपने उस पर मेहनत की। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपकी भी ज़बान बहुत अच्छी है, आप भी जो है बरजस्ता शेर कह सकते हैं, आप भी जो है कोई भी मुकालमा जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप किसी किस्म की आपको कोई घबराहट नहीं होती। अगर कहीं से कोई आवाज़ आती है तो उसका जवाब आप बहुत हसीन तरीके से देते हैं, और जो अच्छे अच्छे लतीफ़े सुनाते हैं जिससे लोगों को मज़ा आता है।
इसके साथ साथ उन लोगों की ये खूबी की बात, आपके पास दो और प्लस खूबी थी कि आप एक अच्छे डांसर भी थे और साथ ही साथ आप जो है बहुत ही अच्छा गा भी लेते हैं। तो ये जो है आपका फ़न आपको बहुत बुलंदी तक ले गया और किस्मत ले जाती है। अज़ीज़ साहब से भी आपकी मुलाकात थी, अज़ीज़ साहब ने आपको दुनिया में मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद जो है फ़िल्म इंडस्ट्री के मेरे ख़्याल से शायद ही कोई ऐसा बड़ा सिंगर है आज के दौर का जिसने आपको यूज़ नहीं किया। मैंने वो अपना कमाने के लिए आपको यूज़ कर रहे थे और आपने भी सारी दुनिया को खुश किया, सब में मोहब्बत बाँटी, सबसे प्यार किया और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं और मैं बहुत दिनों से आपके जानता हूँ। और एक बात आपको बताता चलूँ कि आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक आरफी साहब भी थे जो अभी उन्होंने किनारा कशी कर ली है, इसकी तरह वो शायद किसी बिज़नेस वगैरह में अपने बिज़ी हैं। वो प्रोग्राम किया करते थे, सिर्फ रफ़ी साहब का प्रोग्राम करते थे और रफ़ी साहब के प्रोग्राम में अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसमें उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था दिलीप कुमार अवार्ड का। तो पहले दिलीप कुमार अवार्ड में बम्बई से हमारे ये आए थे, क्या नाम है, अज़ीज़ भाई आए थे और उस प्रोग्राम को आपने कंडक्ट भी किया था और यहाँ से मैं 3 अवार्ड के बारे में उनको दिया गया और अज़ीज़ साहब को एक आपको दिया गया था दिलीप कुमार अवार्ड और एक तबला और क्लासिकल के साबिर खान हुआ करते हैं, थे अभी है कि मेरे ख्याल से ज़िंदा ही होंगे, अल्लाह उन्हें ज़िंदा रखे। उन्हें ये अवार्ड दिया गया दिलीप कुमार अवार्ड। तो उन्होंने बर्जस्ता कहा कि मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, यहाँ तक कि मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है, लेकिन आज जब मैं किसके ज़रिए आया मैं ये नहीं जानता, लेकिन जिसके नाम का आया है ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे अहम अवार्ड है। मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि किसी ने मुझे दिलीप कुमार का नाम का अवार्ड दिया। तो दोस्तों, आज मैं शकील साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और गार्डन रीच वालों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतने सालों से वो आपके यहाँ एक सोना था, चांदी था, हीरा था जो सारी दुनिया में जगमग कर रहा था। देर से है लेकिन आप उन्हें नवाज रहे हैं 25 तारीख को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आप सबको, तमाम हज़रात को, इस प्रोग्राम में जो भी हिस्सा ले रहे उन तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तो अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो शकील भाई मैं ज़रूर आपके पास आता और आपको अपने से गले लगा करके आपको मुबारकबाद देता। अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह खुशहाल रखे और ईमानदार रखे, बाहिफाजत रखे। अल्लाह के का डर और खौफ आपके दिल और दिमाग में हमेशा इसी तरह कायम रहे और इसी तरह आप अपने काम को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक इनाम समझे और तरक्की करते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।